Dear student, to this session of manufacturing process theory. We are right now studying unit 3, that is joining process, in which mostly the 99% syllabus is related to different welding processes. Now we are at the end of this unit and today we will try to complete it. So until now we had seen welding definition, weldability, what is weldability, factors which decides weldability, different types of welding such as arc welding, resistance welding, solid state welding processes, and finally gas welding. एक और वेल्डिंग प्रोसेस हमारी बची है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग. तो वो प्रोसेस जैसे कि मैंने पहले ही बताया था हम यूनिट के एंड में कवर करेंगे. नाउ वी विल go for the last but one topic of this unit, that is processes related to gas welding. तो उसमें एक ही प्रोसेस हमें देखना है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस कटिंग. सो बेसिकली द ऑल इक्विपमेंट यूज इन गैस welding are used in gas cutting also. The only difference is a torch. टॉर्च यानी जहाँ पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होता है वो पार्ट, और जहाँ से फ्लेम आपकी बाहर आप इग्नाइट करते हो वो टॉर्च होता है. उसमें बस डिफरेंस होता है. अदरवाइज ऑल द इक्विपमेंट्स आर नियर अबाउट सेम फॉर गैस वेल्डिंग एज वेल एज गैस कटिंग. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट पहले तो देखते हैं प्रोसेस क्या है गैस कटिंग की. फर्स्ट द मेटल टू बी कट इज हीटेड टू मेल्टिंग टेम्परेचर. पहले क्या करते हैं हम? मेटल को हीट करते हैं. जैसे भी कट करना है आपको उसे पहले हीट करते हैं. कहाँ तक? मेल्टिंग टेम्परेचर तक. एट विच oxygen jet causes rapid oxidation which is blown away with molten metal due to jet pressure. देखो कटिंग का प्रोसेस कैसा होता है? मेल्टिंग से नहीं होता है. जब आप मेटल को हीट करते हो उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन जेट हम उस स्पॉट पे फायर करते हैं या स्ट्राइक करते हैं ऑक्सीजन जेट के साथ. एक हाई वेलोसिटी से ऑक्सीजन गैस हम उस पर स्ट्राइक करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. एंड एज वी ऑल नो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना फास्ट मेटल का ऑक्सीडेशन होगा. तो ऑक्सीजन जेट उस पोर्शन का रैपिड ऑक्सीडेशन करता है, बहुत फास्ट उसका ऑक्सीडेशन करता है ड्यू टू एलिवेटेड टेम्परेचर. और जेट के इस प्रेशर की वजह से वो जो भी ऑक्साइड्स है वो तुरंत वहाँ से ब्लो अवे हो जाते हैं. सो विच इज ब्लोन अवे विथ मोल्टन मेटल. कुछ मोल्टन मेटल उसके साथ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द हम क्या रिमूव करते हैं? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हम रिमूव करते हैं. तो अगर डेफिनेशन आपको समझ में आया तो आपको पता चला होगा कि गैस कटिंग में मेल्टिंग से कटिंग नहीं होती है. इट इज नॉट ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ मेटल, इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इज वेरी रैपिड. और ये रैपिड क्यों है? बिकॉज द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. दैट्स वाई. नाउ द ऑक्सीडेशन टेम्परेचर ऑफ मेटल शुड बी बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर क्लीन कटिंग ऑपरेशन. अब देखिए आपके पास दो टेम्परेचर है. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन टेम्परेचर. ऑक्सीडेशन टेम्परेचर मतलब ऑक्सीडेशन तो हर टेम्परेचर पे होता है, बट व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच
ऑक्साइड फॉर्मिंग रेट ऑफ मेटल इज मैक्सिमम, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे मेटल रैपिडली ऑक्सीडाइज हो, सो एट दिस टेम्परेचर आवर कटिंग इज टारगेटेड। तो वो टेम्परेचर कैसे होना चाहिए? इट शुड बी बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर के बिलो होना चाहिए, तभी जाके आपका कटिंग कैसे होगा? क्लीन होगा। अगर ऊपर है तो भी कटिंग होगा, बट इन दैट केस बहुत ज़्यादा मोल्टन मेटल इधर उधर स्प्लैटर होगा, क्लीन कटिंग नहीं होगा। जिस तरह से एकदम क्लीनली स्मूथली कट होना चाहिए वैसे कट नहीं होगा। सो एक कंडीशन है उसके पीछे, ऑक्सीडेशन टेम्परेचर ऑफ दैट मेटल शुड बी बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर। Carbon steel less than 0.7% carbon can be easily cut. Medium alloy steel can be cut by preheating up to 700 degrees Celsius, but cast iron and high alloy steel cannot be cut by this method. अब ऐसा क्यों? लो कार्बन स्टील जिससे ऑक्सीडेशन कार्बन परसेंटेज कितना है? 0.7% से कम, कैन बी इजीली कट। नो व्हाई दिस? With increase in carbon content in alloy steel, the oxidation tendency reduces. जितना कार्बन कंटेंट बढ़ेगा या अलॉइंग एलिमेंट बढ़ेंगे उतना ऑक्सीडेशन टेंडेंसी कम होती जाती है। जैसे हमें पता है हाई अलॉय स्टील का एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। उसे स्टेनलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑक्साइड नहीं होता इतने जल्दी से, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील को आप गैस कटिंग से कट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। तो डिपेंडिंग अपॉन कार्बन परसेंट कौन से मेटल का कटिंग हो सकता है या किसका नहीं हो सकता है या किस पे डिपेंड करता है? उसके अलॉइंग एलिमेंट पे डिपेंड करता है। कार्बन स्टील में कम कार्बन होता है इसलिए वो इजीली कट होगा। मीडियम अलॉय स्टील में अलॉइंग एलिमेंट होते हैं कुछ, कार्बन भी थोड़ा हायर अमाउंट में होता है, तो उसको पहले प्रीहीट करना पड़ता है 700 डिग्री सेल्सियस पर, तभी जाके वो कट होता है। और जो हायर कार्बन परसेंटेज वाले स्टील या कास्ट आयरन होता है वो इस मेथड से कट नहीं हो पाते। सो दिस इज डायग्राम ऑफ द टॉर्च एंड। अगर आपने गैस कटिंग का वीडियो देखा है तो उसके एंड में एक सिंगल होल था जहाँ से ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर बाहर हाई वेलोसिटी से आता था, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल होल होते हैं। सेंटर में एक लार्जर होल और सराउंडिंग में क्या होते हैं? स्मॉलर होल। ये कटिंग टॉर्च में स्पेसिफिकली होता है, अदरवाइज सारे इक्विपमेंट कैसे रहेंगे जो वेल्डिंग में है वही रहेंगे, बस कटिंग टॉर्च में इतना डिफरेंस होता है। सेम गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर कटिंग एक्सेप्ट वेल्डिंग टॉर्च इज रिप्लेस्ड बाय कटिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च में सिंगल होल होता है, कटिंग टॉर्च में मल्टीपल होल होते हैं, एक लार्ज और बाकी सराउंडिंग में स्मॉल होल्स। कटिंग टॉर्च हैज़ वन लार्ज होल एट द सेंटर थ्रू विच हाई प्रेशर ऑक्सीजन इज सप्लाइड। सेंटर में जो लार्ज होल है वो होल किस लिए है? सप्लाई ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर नहीं, प्योर ऑक्सीजन, और ये सेंटर जेट ही कटिंग का काम करता है। And 6 small holes surrounding it through which oxyacetylene mixture is supplied for preheating। सराउंडिंग के होल से क्या होगा? जैसे वेल्डिंग में ऑक्सीएसिटिलीन मिक्सचर यूज होता है वही मिक्सचर सराउंडिंग के होल से आएगा और वो इग्नाइट होगा, क्योंकि ऑक्सीएसिटिलीन आप बर्न कर सकते हो। सिंपल ऑक्सीजन बर्न नहीं होता है, ऑक्सीजन इज नॉट अ फ्लेमेबल गैस, वो फ्लेमेबल नहीं होता है। इट एड्स द कंबशन प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस को क्या करता है? वो हेल्प करता है। तो सराउंडिंग में आपका ऑक्सीएसिटिलीन होगा, तो यहाँ पर टोटल 6 होल है, तो 6 स्मॉल फ्लेम्स विल बी जनरेटेड एंड दैट फ्लेम विल बी यूज फॉर प्री हीटिंग पर्पज। जो प्री हीटिंग की बात हम कर रहे हैं उसके लिए ये सराउंडिंग के होल यूज में आते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके कंबस्टिबल गैस का मिक्सचर बाहर आएगा और वो फ्लेम आप यूज़ कर सकते हो प्री हीटिंग के लिए। सेंटर में जो ऑक्सीजन जेट है उसका काम है रैपिड ऑक्सीडेशन करना और जो ऑक्साइड फॉर्म हुए मेटल ऑक्साइड उसे वहाँ से रिमूव करना, रैपिडली रिमूव करना। नाउ अ यूनिफॉर्मली वाइड स्लॉट
इज कट बाय द ऑक्सीजन जेट कॉल्ड एज कर्व। अब कर्व क्या होता है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पे इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए, यहां पर जो सेंटर ऑक्सीजन जेट की विड्थ होगी उसी विड्थ का स्लॉट मेटल में कट होगा। इस पोर्शन को अगर आप देखते हो तो इतना ही स्लॉट मेटल में कट होगा। दिस विड्थ ऑफ कटिंग इज कॉल्ड एज कर्व। देखिए यहां पर आपको कर्व दिख रहा है, ये क्या है, विड्थ ऑफ कट, उसे हम क्या कहते हैं, कर्व। यहां जो छोटी फ्लेम दिख रही है आपको, ये प्रीहीटिंग फ्लेम है, जो सराउंडिंग में 6 होल है उसकी प्रीहीटिंग होल। और ये है ऑक्सीजन जेट, सेंटर में जो है वो ऑक्सीजन जेट है। तो इसी ऑक्सीजन जेट की वजह से आपका एक्चुअल कटिंग होता है। तो विड्थ ऑफ कट इज नथिंग बट अ कर्व। ये अगर आपकी प्लेट है और मैंने जो डॉटेड निकाला है वहां से मुझे कटिंग करना है, तो सपोज मैंने इसके ऊपर कटिंग टॉर्च को मूव किया और यहां से आपका कटिंग हुआ सपोज, और ये पोर्शन जो एक पहले सिंगल प्लेट थी वो सिंगल प्लेट अब कैसे हो गई, 2 प्लेट में सेपरेट हो गई। यह है आपकी कटिंग एक्शन। यहां से मैंने मेटल प्लेट को कट कर दिया। तो ये जो स्लॉट जनरेट हुआ है, ये स्लॉट, इस स्लॉट को क्या कहते हैं, इस स्लॉट को कहते हैं कर्व। ये स्लॉट की विड्थ कितनी रहेगी, जितनी जेट की विड्थ रहेगी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही इस स्लॉट की विड्थ रहेगी। तो कट की विड्थ, जो कट जनरेट हुआ है उसकी विड्थ मतलब क्या हुआ, कर्व। इसको ध्यान में रखना, ये कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछते हैं। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है वो भी कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछते हैं, उसे भी थोड़ा ध्यान से देखिए। ड्यू टू मोशन ऑफ टॉर्च द बॉटम ऑफ ऑक्सीजन जेट लैग बिहाइंड द टॉप ऑफ द कट, दिस अमाउंट ऑफ लैग इज कॉल्ड एज ड्रैग। दूसरी टर्मिनोलॉजी, पहला क्या था, कर्व। कर्व इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द कट, यूनिफॉर्मली वाइड कट स्लॉट इज कट बाय द ऑक्सीजन जेट कॉल्ड एज कर्व। जितना वाइड होगा उतनी विड्थ होती है कर्व की। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है ड्रैग। अब ड्रैग क्या होता है, अब अगर मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूं, ये टोटल थिकनेस है आपकी प्लेट की। अब ये विड्थ नहीं है, थिकनेस है। ये क्या है, थिकनेस। यहां पे आपका टॉर्च है, टॉर्च से मैंने ऑक्सीजन जेट यहां पर फायर किया। सपोज ये इनिशियल पोजीशन है ऑक्सीजन जेट की, जिसकी वजह से आपका कटिंग हो रहा है धीरे धीरे, और आपका टॉर्च का ट्रैवल डायरेक्शन है ये। तो यहां से आगे आपका धीरे धीरे कटिंग हो रहा है। तो ऑक्सीजन जेट अगर मोशन नहीं है तो कंप्लीटली वर्टिकल रहेगा, बट एज इट इज अ गैस, इफ यू मूव द टॉर्च, गैस कैन नॉट फॉलो द मोशन ऑफ सॉलिड। टॉर्च आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन जेट है वो गैस है। अब टॉर्च जब आगे मूव होगा तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर तो आपका जेट टॉर्च के साथ मूव होगा, लेकिन जो अपोजिट एंड होता है वो टॉर्च के साथ मूव नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज अ गैस, इट इज नॉट अ सॉलिड मेंबर। सॉलिड मेंबर होता तो पूरा का पूरा मेंबर एक साथ मूव होता था, बट ये गैस का कॉलम है तो वो एग्जैक्टली अपर पोर्शन के साथ मूव नहीं हो सकता है लोअर पोर्शन। तो उस समय क्या होता है, जब आप टॉर्च को मोशन देते हो उस समय यहां पर एक लैग जनरेट होता है मोशन की वजह से। तो अब आपका ऑक्सीजन जेट कैसे होता है, जैसे मैंने ब्लू लाइन बनाई है उस तरह से बन जाता है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द टॉर्च। तो अब अपर पोर्शन ऑफ द जेट और लोअर पोर्शन ऑफ द जेट, इन दोनों में डिफरेंस आ चुका है। इस डिफरेंस को, इस पार्ट और इस पार्ट के डिफरेंस को
हम क्या कहते हैं, ड्रैग। इसे कहते हैं ड्रैग। ड्रैग मतलब ड्रैगिंग बिहाइंड, वो उसके पीछे पीछे खींचा चला जा रहा है लेकिन थोड़ा सा पीछे रहकर, उसके साथ नहीं। सो इट इज ड्रैगिंग बिहाइंड द टॉर्च पोर्शन। जो टॉर्च के पास ऑक्सीजन का जेट है और जो सबसे लोअर एंड पे जेट है, उनके बीच में एक लैग रह जाता है। दैट लैग इज कॉल्ड एज ड्रैग। तो देखिए यहां पर आप उसे देख सकते हैं। ये पोर्शन कैसे है, थोड़ा सा कर्वेचर में है, पीछे की तरफ चल रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। यहाँ पे तो टिप ठीक है, कुछ देर तक वर्टिकल है, लेकिन उसके बाद में वो धीरे धीरे लैग होना चालू होता है। तो इन दोनों के बीच में के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रैग। तो ये हो गया आपका ड्रैग। इसे अगर डिफाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, ड्यू टू द मोशन ऑफ टॉर्च बॉटम ऑफ ऑक्सीजन जेट। टॉप तो टॉर्च के साथ चलेगा, लेकिन बॉटम के साथ क्या होगा, लैग बिहाइंड द टॉप ऑफ द कट। टॉप से थोड़ा उसे लैगिंग में चलेगा वो। दिस अमाउंट ऑफ लैग, ये जितना पीछे चलेगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्रैग। इस ड्रैग की वजह से क्या होता है, ड्यू टू ड्रैग सीरीज ऑफ कर्व्ड लाइन आर जनरेटेड ऑन द साइड ऑफ द कर्व। इस तरह का पैटर्न यहां पे डेवलप होता है। ये आप पैटर्न देख रहे हो यहां पे, ये क्यों डेवलप होता है, बिकॉज ऑफ द ड्रैग। इस डायग्राम में भी देख सकते हो, देखिए हल्के हल्के कर्वेचर जनरेट हुए हैं यहाँ पर। दिस कर्वेचर इज बिकॉज ऑफ द ड्रैग ऑफ द ऑक्सीजन जेट। माइन्यूट होता है, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत माइन्यूट होता है, हल्का सा कर्वेचर होता है। सो दिस पोर्शन इज अ ड्रैग। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है, कर्व एंड ड्रैग। ये बहुत बार पूछा जाता है, 2-2 मार्क की डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। फॉर स्टील प्लेट ऑफ थिकनेस फ्रॉम 5 to 300 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर थिकनेस की स्टील प्लेट के लिए आपको ऑक्सीजन का प्रेशर कितना लगेगा, 300 to 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर वैरी होगा। 5 मिलीमीटर के लिए 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 300 मिलीमीटर के लिए 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना आपको ऑक्सीजन का प्रेशर लगता है, तभी जाके कटिंग पॉसिबल होगा। सो ऑक्सीजन प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस। थिकनेस इंक्रीजेस, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। थिकनेस अगर कम है तो आप कम प्रेशर पर भी कटिंग कर सकते हो। तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। सेंटर से आपका ऑक्सीजन जेट आता है, सराउंडिंग से क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर। ये फ्लेम नहीं है, ये प्योर ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर फ्लेम है। सराउंडिंग में 6 फ्लेम जनरेट होगी आपकी, जो बस उसका काम क्या है, प्री हीटिंग, कटिंग नहीं। कटिंग का काम कौन करता है, ऑक्सीजन जेट। तो प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर है, इक्विपमेंट में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस किस तरह से जनरेट होता है, ये अब हम एक वीडियो में देखेंगे कि कटिंग एक्चुअली होता कैसे है। तो आप देखोगे कटिंग में, अगर उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेल्टिंग बहुत ही कम हो रहा है। गैस वेल्डिंग को अगर देखोगे तो आपको क्लियरली वहाँ पर मेल्टिंग विजिबल रहेगा, लेकिन कटिंग में आपको मेल्टिंग विजिबल नहीं रहेगा क्योंकि मेल्टिंग बहुत कम प्रपोर्शन में होता है। सो लेट्स वॉच द वीडियो। देखिए कितना इजीली कट होता है, और आप मल्टीपल फ्लेम भी यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसे ऑब्जर्व करते हो आप तो मल्टीपल फ्लेम दिखाई देगी आपको। देखिए कितना कम पोर्शन मेल्ट होता है, और मैक्सिमम अब ये जो ब्लैक पाउडर आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ ऑक्साइड्स, वो मेटल ऑक्साइड है। तो सराउंडिंग फ्लेम का काम है प्री हीटिंग, और सेंटर ऑक्सीजन जेट का काम है कटिंग, और एकदम स्मूथ कट होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मल्टीपल फ्लेम दिख रही है। ऑक्सीजन का जेट विजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन को कोई कलर नहीं होता, बट यू कैन सी द मल्टीपल फ्लेम्स हियर। So this is the procedure of गैस कटिंग। गैस कटिंग ये रिलेटेड है गैस वेल्डिंग के साथ, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है उसमें। डिफरेंस होता है वेल्डिंग टॉर्च का। वेल्डिंग में अलग टॉर्च यूज़ होता है और गैस कटिंग में अलग टॉर्च यूज़ होता है। तो यहाँ यूनिट के मैक्सिमम टॉपिक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हमने जो एक टॉपिक छोड़ दिया था दैट इज़ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, वो अभी कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद आपका यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग तब यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा थिक कंपोनेंट को आपको वेल्ड करना होता है, और ये वेल्डिंग वर्टिकली किया जाता है, हॉरिजॉन्टली नहीं। ये कम्प्लीटली वर्टिकली वेल्ड किया जाता है और मोस्ट ऑफ द ये प्रोसेस ऑटोमेटेड ही होती है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग प्रोसेस in which the heat is generated by electric current passing between the consumable electrode। मैंने पहले कहा था ये आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड होगा क्योंकि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होता है और वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। एंड द वर्क पीस, करंट किस में से पास होता है? इलेक्ट्रोड और वर्क पीस थ्रू a molten slag covering the welded surface। हमने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग देखा था जिसमें पूरी स्लैग की लेयर रहती थी और उस स्लैग के लेयर के अंदर आपका वेल्डिंग होता था। इन दिस प्रोसेस ऑल्सो देयर इज अ स्लैग लेयर विच कंप्लीटली सराउंड्स द इलेक्ट्रोड एंड वेल्ड जोन। But the difference is that the slag is in molten form। नाम क्या है उसका? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। स्लैग कैसा होता है आपका? मोल्टन फॉर्म में होता है। वो हीट की वजह से पहले मेल्ट हो जाता है और जब मेल्ट होता है उसके बाद करंट ट्रांसफर थ्रू द स्लैग टू द वर्क पीस। इलेक्ट्रोड से करंट पहले मोल्टन स्लैग में जाता है और स्लैग वो करंट कंडक्ट करती है वर्क पीस तक। ड्यू टू द वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्लैग, स्लैग से करंट पास होता है लेकिन स्लैग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आपका पूरा का पूरा स्लैग जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे चला जाता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि उससे करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये पहले ही देखा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कि हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसीलिए बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है स्लैग में, और ये स्लैग अब मोल्टन मेटल को मेल्ट करने का काम करती है। हाई टेम्परेचर स्लैग अब मेटल को मेल्ट करने का काम करती है। सो दैट इज द टेक्निक बिहाइंड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। प्रायर टू वेल्डिंग द गैप बिटवीन द टू वर्क पीसेस इज फिल्ड विद द वेल्डिंग फ्लक्स। फ्लक्स से फील्ड करते हैं। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इनिशिएटेड बाय एन आर्क बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। इनिशियली जैसे आर्क वेल्डिंग में स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे, पूरी तरह से फ्लक्स भरा रहेगा कंपार्टमेंट में, और वहाँ पे इलेक्ट्रोड और वर्क पीस इनके बीच में हम आर्क जनरेट करेंगे। कुछ इस तरह से ये दिखता है, देखिए डायग्राम है। ये आपका इलेक्ट्रोड है सेंटर में, ये दोनों हैं कंपोनेंट जिसे आपको वेल्ड करना है। ये पूरा का पूरा स्लैग है,
ये पहले क्या होगा, फ्लक्स फॉर्म में होगा। ये स्लैग जब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस या फिर जो ये नीचे प्लेट है, इस प्लेट के बीच में इनिशियल आर्क जनरेट की जाती है। ड्यू टू आर्क स्लैग जो है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाती है। एंड आफ्टर मोल्टन फॉर्म नाउ द करंट इज कंडक्टेड थ्रू द स्लैग। अब करंट कहाँ से कंडक्ट होता है, स्लैग से कंडक्ट होता है। एंड दिस हाई टेम्परेचर स्लैग इज यूज फॉर मेल्टिंग द इलेक्ट्रोड। आर्क के वजह से इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं हो रहा है। करंट किससे पास हो रहा है, मोल्टन स्लैग से। मोल्टन स्लैग का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे चला जाता है। इतने टेम्परेचर पे जाता है को इलेक्ट्रोड और बेस मेटल दोनों को मेल्ट कर सकता है। एंड नाउ ड्यू टू दिस द वेल्डिंग प्रोसेस हैपन। इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो रेट ऑफ वेल्डिंग होता है वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू एनी अदर वेल्डिंग टेक्निक, बहुत फास्ट। तो स्लैग आपका मेल्ट हो गया। द स्लैग हैविंग लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, स्लैग की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब कंडक्टिविटी कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई है। इज मेंटेन्ड इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस क्यों होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ बहुत हाई हीट जनरेट होगी। द स्लैग रीचेस अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1930 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज सफिशिएंट फॉर मेल्टिंग द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस एजेस। इतना टेम्परेचर पे स्लैग पहुंच जाता है, जो मोल्टन स्लैग है आपका, कि वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को भी मेल्ट कर सकता है और वर्क पीस के एज को भी मेल्ट कर सकता है। मेल्ट ड्रॉपलेट्स फॉल टू द वेल्ड पूल एंड जॉइन द वर्क पीसेस। जो ड्रॉपलेट्स है वो वेल्ड पूल में धीरे धीरे गिरने लगते हैं और वर्क पीस वर्टिकली जॉइंट होते जाता है। वर्टिकली मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पोर्शन से स्टार्ट होगा और धीरे 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 ये पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ तक वेल्ड होगा। तो ये प्रोसेस हमेशा वर्टिकल होती है इस तरह से। और थिकनेस कितनी भी हो सकती है, थिकनेस ऑफ पेल्ट कैन बी एनीथिंग, और पूरी की पूरी थिकनेस एक सिंगल रन में आपकी वेल्ड हो जाती है, चाहे कितनी भी थिकनेस हो। ये इस वेल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। So before going to advantage, we will see one video. So let's watch a video of electroslag welding. Well, briefly, electroslag is an automatic vertical welding system for the butt joining of thick plates quickly, economically, and very efficiently. This particular machine, for example, will weld plates up to 18 inches thick. Although this system is a direct development from established submerged arc processes, the arc in this case is extinguished 30 seconds or so after the start of the weld. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इन दोनों के बीच में आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों के बीच में आपको वेल्ड चाहिए। इन दोनों के बीच में थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है और गैप भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी कन्वेंशनल प्रोसेस यहाँ पर वेल्डिंग नहीं कर सकता है। सो ओनली इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग कैन वेल्ड दिस प्लेट इन अ वर्टिकल जॉइंट। जनरली सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा थिकनेस के सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है उसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, नीचे एक बेस प्लेट होगा, उसके ऊपर स्लैग रखा जाएगा इस कैविटी में। ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, जो वायर जैसे होता है, MIG में जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है उसी तरह का, या इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से ही डेवलप की गई है। अब जैसे ही करंट पास होगा, करंट के वजह से ये स्लैग पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। अब करंट पास होगा थ्रू द मोल्टन स्लैग, और इतनी हीट जनरेट होती है कि वो सफिशिएंट होती है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को भी मेल्ट करने के लिए और
वर्कपीस का कुछ पार्ट भी वो मेल्ट कर देती है और बहुत रैपिड स्पीड से मेल्टिंग होता है और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मशीन ऊपर 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 वेल्ड करती जाती है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रोसेस। From there on, the current between electrode and weld metal is transmitted through the slag, which becomes conductive. By this means, the slag is heated to a temperature well above that of the metal's melting point. In this way, the weld pool is maintained, both plate edges are well penetrated, and complete fusion throughout the plate thickness occurs between the plate edges during one single pass by the electrode. सिंगल पास से होता है पूरा प्रोसेस। But what are the mechanics of the electroslag system? The electrode wire is mechanically fed through a nozzle वायर at a speed इलेक्ट्रोड relative to a predetermined burn-off rate. ये मशीन है, इसके कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं। ये है इलेक्ट्रोड आपका। The complete welding unit is mounted on a vertical column and electrically hoisted by chain and sprocket. To contain the slag bath and weld pool within the welding gap, two water-cooled copper dams are fitted each side of the plates and aligned to travel true throughout the weld. Clamped in position, the dams will follow the electrode up the gap as the work progresses, leaving below them the completed weld. The rate of vertical lift is initially preset and is controlled throughout the weld by a signal from a differential thermocouple within the copper dams. The thermocouple senses the hottest point of the molten bath, and hence the rate at which the weld pool is rising. The differential signals are amplified and fed to relays, which speed up or slow down the lifting motor accordingly. वेल्डिंग ऊपर की तरफ होते The जाता है। preset speed control can also be adjusted manually at any time during the weld. Thus, the rate of weld deposition and the extent of plate edge fusion is under very accurate control at all times. The weld produced is free from such internal defects as porosity and slag inclusions, which are sometimes associated with other systems of automatic welding. Electroslag vertical welding answers the fabrication industry's need for an economic and fully automatic method of joining thick plate in large sections. British बहुत Oxygen थिक Equipment सिलेंडर has से proved the value of the system over a wide range of applications in Britain and overseas. On a tank farm in Italy, vertical seams in storage tanks are automatically welded by this special purpose machine, one of three mounted on a strake to traverse from seam to seam. Half to 1.5 inch plates are joined at the rate of 1 hour per 8-foot run, giving many more seams per day than a team of manual welders could accomplish. This flange plate for a bridge girder is a typical electroslag welding setup, where joints are to be made between similar or dissimilar thicknesses in mild and alloy steels. A standard single-wire machine is in use. At this plant in Northern Ireland, turbine casings and transformer tanks are welded, again by a single-wire machine. एप्लीकेशन भी ध्यान से सुनिए। The process can be applied to circumferential seams using a technique developed by British Oxygen, as in this example of a 5-foot diameter cylinder with a 2.5 inch wall thickness. Here, a machine was specially developed for the customer to use on a wide range of applications. So this was a electroslag welding. इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? बहुत लार्ज थिकनेस की
प्लेट्स को वर्टिकली वेल्ड करने के लिए। कभी कभी सर्कमफरेंशियल या सिलेंड्रिकल पार्ट को भी वेल्ड किया जाता है, उसके लिए स्पेशल पर्पस मशीन आती है इलेक्ट्रोस्लैग की। लेकिन हाई थिकनेस प्लेट सबसे इकोनॉमिकली आप इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से ही वेल्ड कर सकते हो। जब इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय ये काम होता था थर्मिट वेल्डिंग से, ये भी ध्यान में रखना। तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो है हाई डिपोजिशन रेट, मेल्टिंग बहुत फास्ट होता है। कितना फास्ट? 20 kg मेटल कैन बी डिपॉजिटेड इन 1 आवर। इट इज़ अ वेरी ह्यूज रेट। अगर आप सिंपल वेल्डिंग से वही काम करोगे तो इसमें 7 से 8 दिन लग जाएंगे, उतना काम ये 1 घंटे में कर सकती है। दूसरा है लो स्लैग कंजम्पशन। स्लैग का कंजम्पशन बहुत कम होता है क्योंकि वही स्लैग कंटिन्यूस एक सिंगल पर्पस के लिए यूज होती रहती है, मोल्टन स्लैग। लो डिस्टॉर्शन, थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है तो डिस्टॉर्शन नहीं होता है। अनलिमिटेड थिकनेस ऑफ वर्कपीस, थिकनेस चाहे कितनी भी हो ये सिंगल पास में ही वेल्ड करेगा, तो ये लार्ज थिकनेस के लिए बहुत इकोनॉमिकल होता है। डिसएडवांटेज है कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड। स्पीड के वजह से ग्रेन इतने अच्छी तरह से फॉर्म में नहीं होते हैं, तो ग्रेन थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लो टफनेस ऑफ द वेल्ड, थोड़ा सा ब्रिटल होता है वेल्ड क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है और टेम्परेचर भी हाई रहता है, उसके लिए फास्ट कूलिंग की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ब्रिटलनेस आता है, टफनेस कम होती है। ओनली वर्टिकल इज पॉसिबल, हॉरिजॉन्टल के लिए स्पेशल सेटअप लगाना पड़ता है, या रेडियल आपको अगर सर्कम्फरेंशियल करना है तो भी स्पेशल सेटअप लगाना पड़ता है। मोस्टली कहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग? यूज फॉर स्टील प्लेट हैविंग वेरी लार्ज थिकनेस, जॉइनिंग सिलेंडर्स वर्टिकली, सर्कम्फरेंशियली एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये टॉपिक कभी कभी पूछा जाता है इसलिए लास्ट में लिया मैंने, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज तक कभी पूछा नहीं गया है। अब हमेशा की तरह हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक। सो नाउ वी विल सी व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रीवियसली। तो हमें थोड़ा प्रिपरेशन के लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेम्स ऑब्टेन्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग? एक्सप्लेन। 7 मार्क का क्वेश्चन है समर 15 में। डिफरेंट फ्लेम, 3 तरह की फ्लेम होती है। पहला तो होता है न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड होता है कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम, तीसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सब पार्ट में सॉल्व करना सीखो हमेशा। व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेम्स ऑब्टेन्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग? एक्सप्लेन। तो पहले पार्ट का आंसर है, आपको बस लिस्ट लिखना है, तीनों फ्लेम के नाम लिखना है। नंबर 1 न्यूट्रल, नंबर 2 रिड्यूसिंग ऑब्लिक कार्बोराइजिंग, नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का एक्सप्लेन। पहला पार्ट 1 मार्क के लिए है, सेकंड पार्ट 6 मार्क के लिए है। तो 3 फ्लेम को आपको एक्सप्लेन करना है 6 मार्क के लिए, मतलब 2-2 मार्क का एक फ्लेम है। सबसे पहले आएगा, नाम लिखेंगे न्यूट्रल फ्लेम, डायग्राम आएगा, उसके बाद 2 to 3 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन, फिनिश, उतना ही लिखना है। सेकंड नंबर कार्बोराइजिंग ऑब्लिक रिड्यूसिंग फ्लेम, फिर से डायग्राम आएगा, 2 to 3 लाइन एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट फ्लेम दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, डायग्राम, 2 to 3 लाइन एक्सप्लेनेशन, फिनिश। इतना ही लिखना है। 7 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पेज का आंसर लिख रहे हो, कोई मार्क नहीं देगा। पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जो पूछा है उतना ही लिखना है, और डायग्राम इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कंप्लीटली बिटवीन TIG एंड MIG वेल्डिंग प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली 2 पार्ट में लिखना है, 2 पार्ट बना के, एक तरफ TIG एक तरफ MIG। सबसे पहला नंबर 1 सिंप्लीफाइड डायग्राम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सिंप्लीफाइड डायग्राम आएगा, सेकंड में डेफिनेशन, और उसके बाद में डिफरेंसेस। 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए डायग्राम को छोड़ के आपको 6 डिफरेंसेस पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स
एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पॉट वेल्डिंग विथ नीड स्केच। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप है स्पॉट वेल्डिंग। आपको क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो पहले डायग्राम आएगा, फिर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसके बाद में वर्किंग किस तरह से होता है, इतना आपको पॉइंट वाइज लिखना है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में डायग्राम बनेगा। फोर्थ वन, एनलिस्ट द वेरियस वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेस। वेरियस वेल्डिंग डिफेक्ट क्या हो सकते हैं? क्रैक जनरेट होते हैं, पोरोसिटी जो हमने किस में देखे हैं? कास्टिंग में, उसमें से मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट वेल्डिंग में आते हैं। डिस्टॉर्शन, ये डिफेक्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे? जो पीडीएफ नोट्स है उसमें ये सारे डिफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये आपका सेल्फ टॉपिक रहेगा, आपको खुद ये पढ़ना है और इसे प्रिपेयर करना है वेल्डिंग डिफेक्ट्स को। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, एक्सप्लेन टर्म, कर्व एंड ड्रैग। अभी हमने टॉपिक लिया है ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, विंटर 15 में 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो इसमें पूरा डायग्राम नहीं निकालते बैठना है, बस आपको क्या करना है, टॉर्च का छोटा सा लाइन डायग्राम आएगा, आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि गैस वेल्डिंग में कौन सा टॉर्च यूज़ होता है और गैस कटिंग में कौन सा टॉर्च यूज़ होता है। उसके बाद जो डायग्राम आपका नोट्स में दिया हुआ है, पीपीटी में दिया हुआ है, वो वाला डायग्राम बनेगा। उसमें कर्व और ड्रैग दोनों चीज़ें दी हुई है, तो कर्व को एक्सप्लेन करना है, ड्रैग को एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते बैठना है। सिक्स्थ वन, व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की सिंपल डेफिनेशन आएगी, ये एक प्रेशर टाइप वेल्डिंग है जिसमें हम प्रेशर तो यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए, और हीट कैसे जनरेट करते हैं? बाय यूजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वर्कपीस। तो ये एक्सप्लेन करना है, पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करोगे और फिर उसका क्लासिफिकेशन मतलब हमने जितने भी टाइप देखे हैं वो सारे टाइप आपको लिखने हैं और एक एक लाइन में उसे डिफाइन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। 4 ही मार्क का क्वेश्चन है। सेवंथ वन, व्हाट इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का बस डेफिनेशन आएगा, क्या होता है? इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, मतलब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर नहीं, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग मतलब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग को डिफाइन करना है, सिंपल डायग्राम आएगा, 2 डायमेंशनल डायग्राम, लाइन डायग्राम जिसे कहते हैं, और शॉर्ट में डिफाइन करना है। जितना मार्क है उसके हिसाब से ही आपको डिफाइन करना है, बहुत ज़्यादा लिखते नहीं बैठना है। हाँ, लेकिन पॉइंट वाइज लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हर जगह पे पॉइंट अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं। 8th वन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी जाता है एक्सप्लेन वाले, क्योंकि एक्सप्लेन में आपको पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसका वर्किंग थोड़ा सा बताना है, इतना हो गया। फिर एडवांटेजेस लिखेंगे पॉइंट वाइज, फिर डिसएडवांटेज लिखेंगे पॉइंट वाइज, 6 मार्क के लिए। 9th वन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, व्हाट इज इट्स एडवांटेजेस। थर्मिट वेल्डिंग केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस है एक, जिसमें थर्मिट स्टील का यूज़ होता है। केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट जनरेट होती है और आपको आउटपुट में रिएक्शन के क्या मिलता है? हीट और मोल्टन स्टेट में आयन, जिसे कहते हैं थर्मिट स्टील। और इसका यूज़ करके, और कास्टिंग से सिमिलर वेल्डिंग प्रोसेस है ये। बिफोर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग और यूज टू जॉइन द वेरी थिक सेक्शन। रिपेयरिंग द कास्टिंग के लिए भी यूज़ होता था, कास्टिंग रिपेयर करने के लिए। और राइट नाउ इन करंट स्टेट इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर रेल रोड रिपेयर और कनेक्शन। So 10th one, what are the different flames obtained in oxyacetylene gas welding? Explain. Exactly repeated है, exactly same question repeated है। Next one, differentiate between, अब 3 डिफ्रेंशिएशन है 8 मार्क के लिए। फर्स्ट वन इज अ TIG वर्सेस MIG, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड हाइड्रोजन वेल्डिंग, DCEP एंड DCEN।
तो तीन तीन डिफ्रेंशिएशन है, इस केस में आपको डायग्राम नहीं निकालनी है, बस पॉइंट वाइज डिफ्रेंशिएशन लिखना है हर किसी का अलग अलग 3 टेबल में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। फिर से रिपीट है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन। नेक्स्ट वन, which welding process you will select for joining of thick metal plates over 100 millimeter thickness, justify your selection। 7 मार्क का क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका? थिकनेस है 100 मिलीमीटर, मीन्स इट इज वेरी लार्ज थिकनेस, सफिशिएंटली लार्ज थिकनेस की प्लेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं है। 100 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर थिकनेस की प्लेट है। उसे वेल्ड करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? MIG यूज़ कर सकते हो, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यूज़ कर सकते हो। अगर ये प्लेट वर्टिकल है तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो? इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो 100 मिलीमीटर के हिसाब से अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा होती, जैसे 4 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस, 12 इंचेस, तो इलेक्ट्रो स्लैग या कभी कभी थर्मिट वेल्डिंग भी। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में आप MIG, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग तीनों यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन गैस कटिंग प्रोसेस, डिस्कस द टर्म कर्व एंड ड्रैग एंड द रेफरेंस टू द गैस कटिंग विथ नीड स्केच। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। नेक्स्ट वन, डिफाइन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑल्सो स्टेट द अप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब यहाँ सिंपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपको डिफाइन करना है, कोई उसका टाइप डिफाइन नहीं करना है, नोट्स का एग्जैक्टली पहला पार्ट। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन MIG वेल्डिंग इन डिटेल विथ नीड स्केच। तो पहले स्केच बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिटेल आएगा, फिर थोड़ा सा वर्किंग आएगा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अप्लीकेशन। इतना 7 मार्क के लिए आपको बताना है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन विथ नीड स्केच TIG वेल्डिंग, ऑल्सो गिव इस एडवांटेजेस, अप्लीकेशन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस। अब ये भी ऊपर के क्वेश्चन की तरह MIG जैसा ही डायग्राम, थोड़ा सा वर्किंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल पहले, उसके बाद वर्किंग, उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अप्लीकेशन। फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस क्या है? फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस इज टू प्रोटेक्ट द वेल्ड जोन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेस। ऑक्सीडेशन रोकने के लिए हम इनर्ट गैस यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन वेल्डेबिलिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। 7 मार्क का क्वेश्चन है, 2 अलग अलग टॉपिक है उसमें। डिफाइन वेल्डेबिलिटी, आपको बस डेफिनेशन लिखनी है वेल्डेबिलिटी की, पहला पॉइंट खत्म हो गया वहीं पे। अब एक्सप्लेन विद द नीड स्केच थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग का डायग्राम, उसका वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अप्लीकेशन। वेल्डेबिलिटी 1 मार्क के लिए, थर्मिट वेल्डिंग 6 मार्क के लिए। एक्सप्लेन इन डिटेल विद द नीड स्केच TIG, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट डिफर फ्रॉम MIG। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग से आएगा, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको TIG एज इट इज़ एक्सप्लेन करना है, जैसे हमेशा करते हैं, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन डिटेल, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अप्लीकेशन। और उसके बाद MIG और TIG में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? MIG यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन वायर फॉर्म, TIG यूजेस परमानेंट इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो मेल्ट नहीं होता है। MIG मोस्टली यूजेस DC करंट, DCEN और DCEP, डिपेंड्स अपॉन अप्लीकेशन, थिकनेस ऑफ प्लेट। लेकिन TIG में कौन सा यूज होता है? हमेशा DCEN, क्योंकि इलेक्ट्रोड आपको पॉजिटिव रखोगे तो वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो ये 2 मेजर डिफरेंस है MIG और TIG में, ये 2 मेजर डिफरेंस ही लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैस कटिंग, डिफाइन टर्म कर्व ड्रैग विथ रेफरेंस टू गैस कटिंग। फिर से रिपीट, तीसरी टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एक्सप्लेन विद द नीड स्केच द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस, स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग। अब 7 मार्क में आपको 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो पहले आप लिखोगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग की डेफिनेशन,
बस इतना ही, पहले इसके लिए उतना ही लिखना है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की डेफिनेशन, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब दूसरा आया स्पॉट वेल्डिंग, तो स्पॉट वेल्डिंग की डायग्राम बनेगी और उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, 3 to 4 लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सीम वेल्डिंग, उसकी डायग्राम और 3 to 4 लाइन एक्सप्लेनेशन, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेल्डेबिलिटी, व्हाट इज वेल्डिंग एंड वेल्डेबिलिटी, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन वेल्डेबिलिटी, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। अब ये बेसिक वेल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन है। नोट्स के एकदम स्टार्टिंग में जो वेल्डिंग हमने स्टार्ट किया था वहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। वेल्डिंग की डेफिनेशन, वेल्डेबिलिटी की डेफिनेशन, अलग अलग फैक्टर जो वेल्डेबिलिटी डिफाइन करते हैं और एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, ये सारा पीपीटी में और नोट्स में दोनों जगह पर कवर्ड है। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब विद नीट स्केच एमआईजी वेल्डिंग प्रोसेस, ऑल्सो गिव इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। रिपीट अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, stating clearly its advantages, limitation and explanation। शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस मतलब नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपल मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है जिसे हम शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तो ये सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस है, उसका डायग्राम बनाएंगे सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस का, थोड़े से इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे 2 to 3 लाइन्स, एक्सप्लेनेशन 3 to 4 लाइन्स, उसके बाद एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड अप्लीकेशंस। एक्सप्लेन के सारे क्वेश्चन इसी तरह से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, नेम द वेरियस वेल्डिंग डिफेक्ट्स अलॉन्ग विद देयर स्केचेस। ये आपको नोट्स में पूरा टॉपिक मिल जाएगा वेल्डिंग डिफेक्ट्स का, पीडीएफ नोट्स में। व्हाट इज ऑटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस। ऑटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की डेफिनेशन आएगी और 4 मार्क का है तो 4 लाइन में प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। एक उसका डायग्राम बना दो, एकदम सिंपल डायग्राम है, उसका डिफाइन करो, डायग्राम बनाओ और 4-5 लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दो। डिस्कस इन डिटेल द टीआईजी सिस्टम ऑफ आर्क वेल्डिंग विथ नीट स्केच। ये टीआईजी को एक्सप्लेन का फिर भी एक्सप्लेन का ही क्वेश्चन है। डिस्कस मतलब उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने एक्सप्लेन का क्वेश्चन सॉल्व किया है। कंपेयर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग फिर से बता दूं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है, सिंपल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, उसको किसके साथ कंपेयर करना है, शील्डेड मेटल आर्क सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के साथ। तो डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है, टेबल बना के इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट विल बी ऑलवेज डायग्राम, क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेम्स ऑब्टेन इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एक्सप्लेन। ये भी अभी 4th टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वन, डिस्कस स्पॉट सीम प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस विद देयर एप्लीकेशन। 7 मार्क के लिए 3 प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, तो उसी तरह से आएगा। पहले तो प्रोसेस का नाम आएगा, फिर डायग्राम आएगा, 4 लाइन एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओगे उसे भी उसी तरह से, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओगे उसे भी नाम, डायग्राम, 4 लाइन एक्सप्लेनेशन, बस इतना ही, क्योंकि मार्क देखकर आपको सॉल्व करना है हर क्वेश्चन। एक्सप्लेन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग विथ नीट स्केच, एनलिस्ट मेरिट्स ऑफ द प्रोसेस। क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्लेन का क्वेश्चन है मतलब वो अपने पर्टिकुलर मेथड से ही उसे सॉल्व करना है। डायग्राम, कंस्ट्रक्शन डिटेल, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अप्लीकेशन, इसमें पूरा कवर हो जाता है क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो। एक्सप्लेन है मतलब ये इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट वन, डिस्कस इन डिटेल विथ नीट स्केच टीआईजी सिस्टम ऑफ आर्क वेल्डिंग। फिर से टीआईजी को एक्सप्लेन का क्वेश्चन है। 33, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थर्मेट वेल्डिंग विथ नीट स्केच। थर्मेट वेल्डिंग एक्सप्लेन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एक अपना पर्टिकुलर एक ढांचा बना के रखना है और उसी ढांचे में हर एक्सप्लेन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग विथ नीट स्केच, स्टेट इट्स एप्लीकेशन। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कोई भी टाइप नहीं पूछा है उसने, तो प्लेन रेजिस्टेंस वेल्डिंग वहाँ पर एक्सप्लेन करना है 6 मार्क के लिए। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन गैस कटिंग प्रोसेस, डिस्कस द टर्म कर्व एंड ड्रैग। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपेयर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। फिर से रिपीट, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कंपेयर का क्वेश्चन, टेबल बना के सॉल्व करना है। एक्सप्लेन एमआईजी वेल्डिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन एमआईजी। फिर से रिपीट, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच टीआईजी वेल्डिंग, ऑल्सो गिव इट्स एप्लीकेशन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस। रिपीटेड, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये रिपीट होके ही आते हैं। तो हर रिपीटेड क्वेश्चन का बंच बनाइए, कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है,
आपको ही पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। वैसे तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर हो सकता है हर बार कोई अलग पेपर सेटर होता है वो किसी अलग तरह से क्वेश्चन डाल दे, स्किप कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करके रखने हैं। तो क्वेश्चन बैंक इसलिए हमारे बहुत हैंडी होता है ताकि आप इम्पोर्टेंट पहचान सको उस यूनिट में इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर हम थर्ड यूनिट फिनिश करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 यूनिट आपके मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में रहेंगे फॉर 40 मार्क। तो इस यूनिट के नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है, सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, गूगल क्लासरूम में हर मटेरियल अपलोड हो चुका है, सारा स्टडी मटेरियल अब आपके पास रेडी है। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि मिड सेमेस्टर के लिए हमारा सिलेबस अब ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, फोर्थ यूनिट। अब फोर्थ यूनिट एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो हम फोर्थ यूनिट में स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अटेंडेंस मार्क करना नहीं भूलना है, कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिख के। सो गुड डे।